नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इससे पहले कि इन जानकारियों की ओर आगे बढ़े दोस्तों, आपको और एक एडिशनल जानकारी दे दूं। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल तेजपुर का लेटर है, और ये एक एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, जिसमें खास करके एनसीओज के लिए 4 वैकेंसियां खुली हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का वैकेंसी है और 3 वैकेंसियां हैं नाइट सिक्योरिटी गार्ड का। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारा चीज दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो भी दिया हुआ है इस लेटर में। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने अप्लाई करने का लास्ट जो तिथि है, जो डेट है, वो 4 अप्रैल 2025 है। तो आप में से कोई अगर तेजपुर इलाके के नजदीक के हैं, आसपास के पूर्व सैनिक हैं, तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि तेजपुर आर्मी पब्लिक स्कूल एक रेपुटेड स्कूल है दोस्तों। वैसे तो आर्मी पब्लिक स्कूल हर जगह पर अच्छा रेपुटेशन होता है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था उसमें होती है, लेकिन केवल तेजपुर या आसाम नहीं, पूरे देश भर के अगर अच्छे स्कूलों की बात करें, खास करके आर्मी पब्लिक स्कूल, तो तेजपुर के आर्मी पब्लिक स्कूल का भी नाम है। तो ऐसे एक रेपुटेड, एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का मौका है। तो जो भी पूर्व सैनिक तेजपुर के इलाके में रहते हैं या तेजपुर इलाके से आसपास रहते हैं और वो अगर नौकरी की तलाश में हैं, तो इस ऑप्शन को जरूर ट्राई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे एक रेपुटेड स्कूल में जाकर के काम करने का मौका आपको मिल सकता है। तो चलिए आज की जानकारी को और आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 4 जानकारियां हैं। फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में 2.86 होने के बावजूद भी पेमेंट में बढ़ोतरी कम होगी, ऐसा एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का रिपोर्ट है। इसका मतलब क्या है, आगे उसको समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का महीना चल रहा है और स्पर्श की तरफ से ताबड़तोड़ पुराने एरियर्स का भुगतान हो रहा है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। सर्कुलर 678 दोस्तों, जो कि ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के फैमिली पेंशनर्स के फायदे के लिए अभी पीसीडीए द्वारा जारी किया गया था, लेकिन अभी तक पीसीडीए ने उस सर्कुलर के हिसाब से फैमिली पेंशनर्स को एरियर का भुगतान नहीं किया है। कुछ फैमिली पेंशनर्स पीसीडीए तक जाकर के आ गए, लेकिन फिर भी पीसीडीए उस सर्कुलर को लागू करने में अभी भी असमर्थ दिख रहा है। तो इसका कारण क्या है, क्यों सर्कुलर जारी होने के बाद भी पीसीडीए उसको लागू नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ टीओआर को जारी होने में क्यों समय लग रहा है, क्या इससे 8वां पे कमीशन में देरी नहीं होगा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। संसद में जो सवाल उठा था, उसका जवाब के तौर पे जो सरकार ने जानकारी रखी है, उसके बेस पर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, सर्कुलर 678 को लागू करने में पीसीडीए क्यों आनाकानी कर रहा है, पेंशनर्स हो रहे हैं परेशान। दोस्तों, सर्कुलर 678 हाल ही में पीसीडीए ने ही निकाला है। इस सर्कुलर को पेंशनर्स के पास पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है। आज के डेट में पीसीडीए का वेबसाइट भी बंद है। तो ऐसे में मैंने तो आरटीआई लगा के इस सर्कुलर को हासिल किया। ये सामने आप सर्कुलर देख पा रहे हैं, यही वो सर्कुलर है 678 सर्कुलर। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये फैमिली पेंशनर से जुड़ा हुआ सर्कुलर है, जिस सर्कुलर को ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू किया गया। इसी सर्कुलर में नीचे भारत सरकार का लेटर भी है, जिस लेटर के बेस पर यह सर्कुलर निकला है। तो यह सर्कुलर दोस्तों उन ऑनरेरी न्याय सुधार के फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू है जिनका फैमिली पेंशन 2006 से पहले ही शुरू हो गया था। यानी कि 2006 से पहले के रिटायरी ऑनरेरी न्याय सुधार, जिनका फैमिली पेंशन भी 2006 से पहले ही शुरू हुआ था, जिनको 631 सर्कुलर का फायदा नहीं मिला था, तो उसी 631 सर्कुलर का फायदा दिलाने के लिए 678 सर्कुलर पीसीडीए द्वारा निकाला गया था। लेकिन अभी भी उस सर्कुलर को लागू नहीं किया गया है। बहुत सारे पेंशनर्स पीसीडीए भी जा रहे हैं, सीधे खुद जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पीसीडीए उनको अच्छी तरीके से डील करके उसी समय उनका समाधान नहीं कर रहा है समस्या का। ये सामने आप एक पीसीडीए का लेटर देख पा रहे हैं, जिस लेटर में आप देख पा रहे हैं, पेंशनर जब पीसीडीए सीधे पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने 678 सर्कुलर के बारे में पूछताछ की, उसको लागू करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उनको यह लेटर दे दिया गया, इट इज इंटीमेटेड दैट योर केस इज अंडर एग्जामिनेशन, रिप्लाई विल बी फर्निश्ड शॉर्टली। यानी कि पेंशनर्स को कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम का एक रिप्लाई देकर के भेज दिया गया, उनका समस्या को समाधान नहीं किया गया। उनको देन एंड देयर उस पीसीडीए का जो 678 सर्कुलर है उसको लागू करके पीपीओ बनाने का काम शुरू कर दिया जाना चाहिए था। अब काफी डिले हो चुका है, सर्कुलर निकला हुआ अभी 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी तक इस सर्कुलर को लागू ना किया जाना पीसीडीए के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। तो पीसीडीए इस सर्कुलर को जल्दी से लागू करे और जितने भी फैमिली पेंशनर उसके लिए एलिजिबल हैं, उनको उसका एरियर का भुगतान किया जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना है। स्पर्श ताबड़तोड़ पुराने एरियर्स का कर रहा है भुगतान, 1,32,726 का एरियर। जी हाँ दोस्तों इससे जुड़ा हुआ सबसे पहले आपको एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिखाता हूं, उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। 14 अगस्त 2024 के डेट का ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। पेंशनर ने सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखने के बाद जब उनको पता चला कि उनको 568 सर्कुलर का एरियर लागू था लेकिन नहीं मिला था, तब उनका ये 14 अगस्त 2024 को ये सीपीपीसी द्वारा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा गया था स्पर्श को। देखिए सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने के बाद पीसीडीए से पहले सीपीपीसी को लेटर जाता है और सीपीपीसी द्वारा स्पर्श को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए सर्कुलर 568 जो कि जनवरी 2006 से जून 2014 तक का इसमें कैलकुलेशन शीट भी लगा हुआ है। सर्कुलर 568 के साथ साथ 430 और 501 सर्कुलर भी इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों। तो इसका पूरा कैलकुलेशन शीट बना करके ये देखिए सीपीपीसी ने बना करके भेजा। ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सेवाले बावन जी का ये है और कुल मिलाकर के जनवरी 2006 से जून 2014 तक का 1,32,726 रुपए का ये कैलकुलेशन शीट बना करके नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके भेज दिया था सीपीपीसी द्वारा स्पर्श को। तो अभी उसका मार्च के महीने में भुगतान हो गया दोस्तों। मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होने की वजह से बहुत सारे पुराने जितने भी पेंडिंग भुगतान है उसको अभी पीसीडीए क्लियर कर रहा है दोस्तों। तो आप सबने देखा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पहुंचने के बाद भी कई दिनों से भुगतान नहीं हुआ था। सेवाले बवन जी का ये केस था जो आप ये देखिए। मेरा नाम किरण शेवाले, सन ऑफ एक सर्विसमैन बबन सुदाम शेवाले। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी चैनल देखे थे, तो मुझे सैनिक पाठशाला चैनल की ओर से जब सर्कुलर 568 के बारे में पता चला तो मैंने सर्कुलर 568 वीडियोस देखी और सीपी ग्रांट्स वाली वीडियोस देखी और मैंने कंप्लेंट की सीपी ग्रांट्स में। कंप्लेंट करने के बाद सीपीपीसी से जवाब आ गया, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन स्पर्श ने वो क्रेडिट नहीं कर रहा था। तो फिर से मैंने सैनिक पाठशाला टीम से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे रिमाइंडर्स के बारे में बताया। मैंने रिमाइंडर्स भेजे, तकरीबन मैंने 2 रिमाइंडर्स भेजे, 3 बार कंप्लेंट ग्रीवेंस की, उसके बाद भी मेरा रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सर से पूछा तो सर ने मुझे ऑनलाइन आरटीआई के बारे में बताया कि ऑनलाइन आरटीआई आप डालिए, आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा। जब मैंने ऑनलाइन आरटीआई डाला तो मेरा रेजोल्यूशन हो गया उसमें। इसी के लिए मैं सैनिक पाठशाला टीम का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसी तरीके कार्य करते रहिए। अब स्पर्श ने उनको भुगतान का मैसेज दे दिया 1,32,726 रुपए पैसा, जो कि उनका सर्कुलर 568 का एरियर था दोस्तों। अब ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स आज भी हैं जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं, उनको 568 सर्कुलर लागू होने के बावजूद भी नहीं मिला हुआ है। आप समय समय पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा रहा हूं कि अभी भी पेंशनर बचे हुए हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिलना है और अभी पेंशनर को उस एरियर का भुगतान चल रहा है अभी भी। और मार्च के महीने में खास करके जितने भी पुराने पेंडिंग केसेस थे वो पीसीडीए क्लियर कर रहा है। तो आपका भी अगर ऐसा कोई केस पेंडिंग है तो उसको लेकर के ग्रीवेंस जरूर डालें दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 सीपीसी में 2.86 का फिटमेंट के बावजूद भी नहीं बढ़ेगा कर्मचारियों का पेमेंट। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसमें यह बताया गया है कि 2.86 का तो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके उतना जो है पेमेंट में बढ़ोतरी नहीं होगी जितना एक्सपेक्ट करते हैं पेंशनर्स या एम्प्लॉइज। दोस्तों यहाँ इस चीज को समझाया गया है इस खबर में कि पेंशनर्स का अमूमन ये सोचना होता है कि जो वो टोटल पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। यानी कि मान लीजिए आपका बेसिक 10,000 रुपए है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, उसके ऊपर डीए लग के आपको 12, 15, 17,000 रुपए पेंशन मिल रहा है। तो पेंशनर ये सोचते हैं कि जब फिटमेंट फैक्टर लगेगा, मान लीजिए 2.86 लगे, 2.57 लगे, 2.08 लगे, वो कुल पेंशन के ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपका पूरा का पूरा डीए मर्ज हो जाएगा और उसके बाद जो फिटमेंट बनेगा वो फिटमेंट आपका केवल बेसिक के ऊपर लगेगा। यही चीज इस रिपोर्ट में समझाया गया है। इसीलिए जो एम्प्लॉइज सोचते हैं कि 2.86 मिल गया तो हमारा इतना बढ़ोतरी होगा, उतना नहीं होगा। इसी चीज को समझाने की कोशिश की गई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। संसद में सरकार के जवाब से साफ है, 8 सीपीसी की कमेटी बनाने का काम चल रहा है, मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि 8वां पे कमीशन का काम चल रहा है और सरकार ने इस बात को कंफर्म किया है। संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जी ने यह जवाब दिया। जैसे आप सवाल जवाब का सामने ब्यौरा देख पा रहे दोस्तों, जिसमें सवाल किए गए थे 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए
और सवालों का जो जवाब भारत सरकार की तरफ से आया था उनमें से ये नीचे वाला जो जवाब आप देख पा रहे हैं 4 नंबर में, जिसमें ये बताया गया है विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डर से इनपुट मांगे गए हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि बाकी मंत्रालयों के साथ अभी विचार विमर्श चल रहा है, उनसे पॉइंट्स मांगे गए हैं, इनपुट मांगे गए हैं। तो आखिर इस टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इतना क्या होता है जो मंत्रालयों के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय होने से पहले ही इतना डिस्कशन करने की जरूरत है? क्योंकि अब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जब तक जारी नहीं होंगे तब तक कमेटी नहीं बनेगी। क्योंकि पिछला अगर आप देखेंगे दोस्तों तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी कि जो गैजेट जारी किया गया था उस गैजेट में समय सीमा भी बांध लिया गया था कि पे कमीशन को काम करने के लिए कितना समय दिया जाए, ये भी उसी गैजेट में लिखा गया था, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के नीचे ही लिखा गया था। तो पिछला जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है उसमें देखते हैं हम कि आखिर इसमें खास क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों 8वां पे कमीशन का जिस टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए हम इंतजार कर रहे हैं ये वही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, लेकिन ये 7वें पे कमीशन का है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सरकार ने जो इतने सारे मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं, आखिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसा होता क्या है जो इतने मंत्रालयों से सुझाव लेने की जरूरत है। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये पिछले पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जिसमें सबसे पहले तो कमिटी जो है गठित की जाती है। उसके बाद दोस्तों जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे, यही विषयों को जो है फिक्स करने के लिए, इन्हीं विषयों को तय करने के लिए अभी जो है पूरे मंत्रालयों से जो है सुझाव मांगे गए हैं। यहाँ देखिए होता क्या है, जैसे देखिए 7वें पे कमीशन की बात करूं तो कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तन की जांच करना, समीक्षा करना। मतलब कहने का मतलब है कि 8वां पे कमीशन का काम क्या होगा वही तय करना है और वो किन किन को लागू होगा ये चीज लिखा जाएगा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में। देखिए केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक होंगे, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक होंगे। तो इस तरीके से किन किन पर लागू होगा और क्या क्या सिद्धांत रहेंगे, देखिए क्या क्या सिद्धांत रहेंगे, महज 5-7 पॉइंट होंगे देखिए यहाँ पर। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें होता है दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वाला जो गैजेट निकलेगा उसमें यह होता है कि आयोग को कितना समय लगेगा काम करने में, वो समय सीमा भी बांध दिया जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे 7वें पे कमीशन की बात करें, आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की समय अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। यानी कि 7वें पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया गया था। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं है दोस्तों, 1 या 2 पेज का एक कागज होता है, एक गैजेट नोटिफिकेशन होता है जिसमें कमिटी तय किया जाता है और जो मूल सिद्धांत है, मतलब किन बिंदुओं पर पे कमीशन ने काम करना है, बस उन चीजों को लिखा जाता है और पे कमीशन के लिए काम करने का समय सीमा तय किया जाता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, मूल एक ढांचा होता है कि 8वां पे कमीशन में किस तरीके से काम करना है, किन बिंदुओं के ऊपर काम करना है। तो इन चीजों को तय करने के लिए, 1-2 पन्नों के पॉइंट्स को तय करने के लिए सरकार को अभी ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जिन भी मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं, जिनसे आ गए, उन्हीं सुझावों को लेकर के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय कर देना चाहिए ताकि समय से पे कमीशन का इंप्लीमेंटेशन हो सके। 2025 का मार्च का महीना भी निकल चुका है, ऐसे में अब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कमेटी बनाने का काम जल्दी से नहीं हुआ तो पे कमीशन को लागू करने में डिले हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीजों को डिसीजन लेना है, जिन भी चीजों में रेफरेंसेस लेने हैं या रिकमेंडेशन करना है, वो तो कमेटी ने करना है। तो कमेटी को जल्दी से बना दीजिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में जो पॉइंट आने हैं वो कमेटी के पास भी आ सकते हैं ताकि पे कमीशन को इंप्लीमेंट होने में समय ज्यादा ना लगे। तो दोस्तों मेरा तो ये मानना, आप क्या मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।